कि इससे पहले मंसूर ने भी कहा कि बड़ी कैलकुलेटेड और कंक्रीट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कैसे देखते हैं, चूंकि पाकिस्तान एक विनिंग पॉइंट पे भी है लेकिन फिर भी अमन की बात कर रहे हैं? देखिए, DGISPR की दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की और आज की रिमार्केबल थी। और जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फौज की तरफ से होती है तो इंडिया के अंदर तरथली मच जाती है। और अगर हम 2 दिन की सिचुएशन को देखें तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में गौर करना और सोचना बड़ा जरूरी है। जब भी कोई जंगी सूरत हाल होती है तो उसमें एक फौज का एलिमेंट होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्स करती है, दूसरा सियासी फ्रंट्स होते हैं कि उसमें सियासतदान कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, और तीसरा सफारतकारी होती है कि सफारती सतह पे वो मुल्क कैसे टैकल करता है चीजों को। फौजी लिहाज से तो कल की दोनों दिन हमारे बड़े जबरदस्त थे। उनके तैयारे पाकिस्तान आए, कोई चीज स्टैब्लिश नहीं कर सके और इंडिया को बहुत उसका नुकसान हुआ इंटरनेशनल लेवल पे। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो झूठ साबित हुआ। आज उनके 2 तैयारे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए, आजाद कश्मीर में दाखिल हुए, और हमने उन दोनों तैयारों को गिरा दिया। तीसरा तैयारा उनका वहां पे गिरा जाके इंडिया के अंदर, जो ज़ाहिर इंडिया ने अभी तक इंफॉर्मेशन पास नहीं की। आज का दिन भी बड़ा जबरदस्त है पाकिस्तान फौजी लिहाज से कि हमारी फौज की स्ट्रेटजी और फौज का रिस्पांस बड़ा क्विक और बड़ा जबरदस्त और एक्यूरेट था। और अब दुनिया ज़ाहिर इसको तस्लीम कर रही है कि अपनी हदूद में रह के इस तरह एक दूसरे मुल्क के तैयारों को गिराना वाकई कमाल है, और इसके लिए बड़ी एक्यूरेसी चाहिए। ये हमारे पायलट्स और हमारी एयरफोर्स का कमाल है। लेकिन सियासी लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त बड़ा कमजोर है। वो ज्वाइंट सेशन जो कल होना है उसे आज होना चाहिए था या गुजरे हुए कल को होना चाहिए था, ताकि सियासतदानों की तरफ से एक मैसेज पूरी दुनिया को जाना चाहिए था, स्पेशली इंडिया को जाना चाहिए था कि अगर हमारे अंदर कोई डिवाइड थी तो वो खत्म हो चुकी है। अब 21 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान की ये 21 करोड़ लोगों की फौज है पूरा मुल्क, और अब हम मुकाबला कर सकते हैं हर मुल्क का। तीसरा जो था वो सफारती महाज था, उसमें भी पाकिस्तान इस वक्त बड़ी कमजोरी का मुजाहरा कर रहा है। इस वक्त तो होना ये चाहिए था कि 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों के दरमियान 70 साल से लड़ाई चल रही है। अब ये बाकायदा जंग की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों मुल्क। तो इस वक्त तक पूरी दुनिया के सफारतों को, पूरी दुनिया के वज़राए खारजा को पाकिस्तान से राब्ता करना चाहिए था, और उन्हें किरदार अदा करना चाहिए था कि ये जंग ना खुल सके, ना चल सके। लेकिन यूं महसूस होता है कि सफारती सतह पर भी हम इस वक्त मार खा रहे हैं। कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त हमारे साथ खड़ा हो। हमारे जो पुराने दोस्त है, जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, चाइना है, और रशिया के साथ हमारे ताज़ा तरीन ताल्लुकात बहुत करीबी बने हैं, टर्की है, तो इनकी तरफ से जो इंडिया की मजम्मत होनी चाहिए थी या एक पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती का जेस्चर होना चाहिए था, वो अभी तक सामने नहीं आया। या यूएन के अंदर इस वक्त इजलास होना चाहिए था और वहां पे लोगों को, बड़े मुल्कों को बैठ के फैसला करना चाहिए था कि ये जंग की सिचुएशन है और ये जंग किसी वक्त भी न्यूक्लियर वार में शिफ्ट हो सकती है, तो हमें फौरी तौर पर अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। फौजी लिहाज से पाकिस्तान के दोनों दिन, कल का दिन और आज का दिन, कमाल है। और आज शाम तक की जो सिचुएशन होगी वो ज़ाहिर बड़ी अलार्मिंग होगी, और आने वाले दिन भी। तो मेरा ख्याल ये है कि फौजी लिहाज से हम बड़े मजबूत साबित हुए हैं इस वक्त दुनिया में। सियासी फ्रंट से हम मार खा रहे हैं, और डिप्लोमेसी के फ्रंट से भी बहुत बुरी तरह मार खा रहे हैं। गवर्नमेंट को फौरन एक्टिव करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी को भी और सियासी फ्रंट को भी। यकीनन ये बात और ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त आपने हाईलाइट किया है कि सिफारती महाज पे भी और यहाँ पर जो हमारी सिविल क़यादत है उसे भी कुछ यहाँ पर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। मंसूर, आपसे ये जानना चाहूँगा, ये बताइएगा कि अगर आज के दिन की स्पेसिफिकली बात की जाए, और जिस तरीके से आज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि हम हिट कर सकते थे टारगेट्स को, हमारी एयरफोर्स ने लॉक कर लिया था, लेकिन हम फिर भी जाने नुकसान नहीं चाहते हैं, हम डैमेज नहीं चाहते हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान पीस लविंग नेशन है और पाकिस्तान अमन चाहता है। अब मजीद क्या इकदाम आप समझते हैं कि इस वक्त करने चाहिए कि दुनिया को पैगाम जाए कि हम पीस लविंग नेशन हैं? देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर की उस बात की तरफ जाऊंगा जिसमें उन्होंने इशारा किया था कि एक जंग का आगाज तो एक फरीक कर देता है, लेकिन उसका इख्तिताम कब होगा, किस तरह होगा, ये किसी के हाथ में नहीं होता। मेरे ख्याल में जो कल की कार्रवाई थी और आज की कार्रवाई हुई है, उसके बाद भी जिस तरह DGISPR ने बात की और हमारी सियासी क़यादत भी बार बार इसकी बात करती है, और मेरे ख्याल में ओवरऑल हमारा थिंकिंग प्रोसेस भी यही होना चाहिए कि जंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसी एक मुल्क या 2 मुल्कों को नहीं होगा, बल्कि पूरे खित्ते को होगा। बहुत सी जनरेशन इसकी वजह से जो है वो सफर कर सकती हैं। लेकिन जाहिर बात है, अगर हमारे पे जंग मुसल्लत की जाती है तो ये नहीं हो सकता कि हम अपना दिफा ना करें, और पाक फौज के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सियासी क़यादत एक साथ एक पेज पे खड़ी है।
मेरे ख्याल में जावेद चौधरी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि सियासी तौर पर भी हमें एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि जॉइंट सेशन ऑफ द हाउस उसका बुलाते और एक जॉइंट हमारी तरफ से एक कम्युनिकेट जाना चाहिए था पूरी दुनिया के सामने कि हमारी सिविलियन क़यादत फौज के साथ इकट्ठी खड़ी हुई है। सफारती सतह के ऊपर भी पाकिस्तान को मजीद कोशिशें करने की जरूरत है, मजीद बेहतर करने की जरूरत है। हमने अपने मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए जिस तरह वजीर आजम ने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए, इस वक्त इस एस्केलेशन को डी एस्केलेट करने के लिए, इन हालात को मजीद बेहतर करने के लिए मेरे ख्याल में बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के साथ हमें इन कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। जिस तरह माइक पॉम्पे के साथ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रब्ता हुआ, इसी तरह मुख्तलिफ सेंटर से, मुख्तलिफ पावर सेंटर से इस वक्त हमें राब्ते में रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो टेंशन इस वक्त मौजूद है उसे डी एस्केलेट किया जाए। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आप ये बताइएगा कि देखें इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा फायदा ये है कि दो जो त्यारे गिराने के साथ 2 पायलट्स भी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, तो इन सारी चीजों को आलमी सतह पे किस तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए अब जबकि हमारे पास 2 सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं, कि पाकिस्तान को फायदा हो और पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो मजबूत हो आलमी सतह पे? देखिए, एक तो हम ये कर सकते हैं कि इन पायलट्स की मुलाकात करवा सकते हैं सफारतकारों के साथ, एम्बेसडर्स को बुलवा के या फॉरेन ऑफिस में इनको शिफ्ट करके एम्बेसडर्स के सामने बिठा के, तो हम इसको पोर्ट्रे कर सकते हैं कि ये देखिए, इनको हम प्रॉपर इनकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, इनको हेल्थ केयर भी दे रहे हैं, और वो पायलट्स बता सकते हैं कि वो किस यूनिट के साथ उनका ताल्लुक है और वो क्या करने पाकिस्तान की हदूद में आए थे। इससे एक बड़ा अच्छा जस्टिस जाएगा। दूसरा, सियासी तौर पर मेरा ख्याल ये प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता करना चाहिए। हमारे जो जाती इख्तलाफात है वो अपनी जगह पे, और हमारे जो केसेस चल रहे हैं वो अपनी जगह पे, एहतसाब का या अदलिया के अंदर जो भी मामला चल रहे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन क्योंकि इस वक्त जंगी सूरत हाल है, और ये ध्यान में रखें कि नरेंद्र मोदी को अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो शाम तक मेरा ख्याल है डेफिनेटली एक और इन्विजन इंडिया की तरफ से होगी, क्योंकि उन्होंने जाहिर है अब वो उस लेवल पे चले गए हैं नरेंद्र मोदी कि अगर वो खामोश रहते हैं तो वो अपना इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे, बुरी तरह हार जाएंगे और अनपॉपुलर हो जाएंगे इंडिया में, और अनपॉपुलरिटी वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ शाम तक करेगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक यूनिटी का मैसेज जाना इंडिया को और पाकिस्तानियों की तरफ से बड़ा जरूरी है। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब को फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता करना चाहिए, और उनको अगर वो पे रोल पे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रिहा करके अपने साथ बिठाते हैं तो एक बहुत अच्छा जेस्चर और बहुत जबरदस्त जेस्चर जाएगा। दूसरा, लेकिन इससे एक चौधरी साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जेस्चर जो है वो एक बड़ा जा सकता है। मंसूर, मैं चौधरी साहब की बात को ही आपके सामने रखूंगा कि व्हाट इज रॉन्ग विद मोदी, मसला क्या है? क्या इलेक्शन इस कदर इंपॉर्टेंट है जब एक पूरी नेशन जो है, एक कौम अमन की बात कर रही है, पीस की बात कर रही है, तो क्या इस कदर इलेक्शन उनके लिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं जो है वो जारियत का इस वक्त सोच रहे हैं वो? देखिए, नरेंद्र मोदी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उनके पॉलिटिकल डीएनए को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उनका पॉलिटिकल डीएनए जो है वो खून खराबे की तरफ है। उनका पॉलिटिकल डीएनए जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। वो जंग की बात करता है, वो अमन की बात नहीं करता। गुजरात के फसादात से लेकर आज ये शख्स सिर्फ ज़िली तौर पर या शहरी लेवल के ऊपर जो फसादात होते थे, उसने उसको फुल स्केल वॉर के अंदर कन्वर्ट करने की अब कोशिश की है, और पूरे मुल्क के साथ वो अब जंग की बात कर रहा है। जिस दिन उसका इलेक्शन हुआ था उसी दिन एनालिस्ट उस वक्त की बात कहते थे कि एक बहुत खतरनाक शख्स जो है वो भारत का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन गया है और ये चैन से नहीं बैठेगा, ये हालात को खराब करेगा। और पिछले 5 साल में पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात को जिस हद तक खराब करने की इसने कोशिश की, वो बिलाखिर जब अब उसको जरूरत पहुंची है एंटी पाकिस्तान रेटरिक को बढ़ाने की, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने की, अपने इलेक्शन को जीतने की, तो उसने बिलाखिर वही हरकत की है जिसका हमें डर था। और ये यहाँ पे चॉइस साहब सही, ठीक है, यानी कि इस वक्त फिर वही एक माइंडसेट है मोदी का और उसी के मुताबिक जो है वो चल रहा है। बहरहाल इसको जो है वो बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तारिक पीरज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफारतकार हैं, बहुत शुक्रिया तारिक पीरज़ादा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी हालत में है कि पाकिस्तान ने 2 त्यारे मार गिराए हैं, 2 पायलट गिरफ्तार कर लिए हैं, और जो पॉइंट्स टेबल पे अगर हम स्कोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के हक में, फिर भी पीस की बात कर रहे हैं। आलमी सतह पे अब हमें क्या करना चाहिए कि हम दुनिया को बता सकें कि हम एक ऐसी कौम है जो इन तमाम तरह हालात के बावजूद अमन चाहते हैं? देखिए, जो हमने किया है, जो हमारी एयरफोर्स ने अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया है, दर हकीकत हमने अपनी इक़्तिदार आला, अपनी सरहदी हुदूद और अपनी जोग्राफियाई हुदूद के अंदर भारत के खिलाफ बुनियादी तौर पर कार्रवाई की है। तो इससे हमारे अमन पसंद होने का पैगाम जा रहा है
तो ये जो धुआं उठते हुए, ये जो भारतीय तैयारों की लाशों से शोले और धुएं उठ रहे हैं, इसकी तस्वीरें और उनके पायलट्स की तस्वीरें, ये तमाम दुनिया में तस्वीरें जो जहाज हैं उनकी जा चुकी हैं। जो पायलट्स हैं, जो इनमें से एक जख्मी है, जैसा कि जनरल गफूर ने कहा, उनकी तस्वीरें आप दें ताकि कल की न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की सुर्खियां हमारी तरफ से जारी किए हुए उसे क्या कहते हैं मतन की बुनियाद पर तैयार की जाए, भारत के प्रोपेगेंडे के जवाब में न की जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि मोदी और भारत के, सिर्फ मोदी नहीं, भारत की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फौजी क़यादत एक अरसे से यह दावा कर रही थी कि हम पाकिस्तान पर रवायती हथियारों के मैदान में मुकम्मल बरतरी रखते हैं। आज पाकिस्तान ने उनके तैयारों को न सिर्फ तबाह करके इस बरतरी के दावे की नफी कर दी है, उसके गुरूर को खाक में मिलाया है, बल्कि जो जनरल गफूर ने कहा कि एक तैयारे को हमने अपनी कुव्वत, अपनी सलाहियत इस्तेमाल करते हुए भारत की हदूद में ही, अपनी हदूद में रहते हुए भारत की हदूद में अपना असलहा इस्तेमाल करके उनके जहाज को गिरा, उनके लड़ाका तैयारे को गिराया है। उसके अलावा एक तीसरा जहाज भी है जो अंदर गिरा है, उसके गिरने की वजूहात की तफसील नहीं है। और जो चौथी बात की है वो है जो हमारे वजीर आजम इमरान ने कहा था कि हम सरप्राइज देंगे, और चुनाचे पाकिस्तान का वो जो भिम्बर के इलाके में इंडिया के एमुनिशन डिपो पर हमला है, बड़ा ही जबरदस्त फौजी कार्रवाई है। और मैं समझता हूं कि इससे भारतीय मंसूबा साजों को ये एहसास हो जाना चाहिए कि उनके पास तादाद में तो तैयारे ज्यादा हो सकते हैं, ये असलहा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की मनसूबाबंदी और पाकिस्तान की महारत और पाकिस्तानी फिजाइया की जो सलाहियत है और इन नौ दरियाफ्त शुदा एतमाद है, ये भारत पर अब गलबा हासिल कर चुका है और कल की सुर्खियां दुनिया में यही करेंगी। एक बात। दूसरे, वजीर खारजा को इस वक्त बैनुल अक़वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में करनी चाहिए। वजीर खारजा ने एक मौका म्यूनिख की, उसे बर्लिन की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी जाया किया, वहां भी वो ये कर सकते थे। फौरी तौर पर एक बैनुल अक़वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि हमारे ऊपर अभी भी हमला हो रहा है और हम उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब मामलात हाथ से निकलने वाले हैं। अगर आप इस मामले को जंग को फैलने से रोकना चाहते हैं तो भारत पर दबाव डालिए, वरना लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे आपने ये सही कहा कि भारत पे दबाव डालने की जरूरत है, और यहाँ पर जो आपकी तजवीज़ है कि बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होनी चाहिए, इस बारे भी हुकूमत को सोचना चाहिए। चौधरी साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो तजावीज़ आपकी जानिब से थी कि इस वक्त जो सियासी क़यादत को मुत्तहिद किया जाए, कल से हमने देखा कोई पार्टी ऐसी नहीं है, कोई रहनुमा ऐसा नहीं है किसी भी सियासी जमात से बेशक हो जो कि यकजहती का इजहार ना कर रहा हो, इकट्ठे हों, मुत्तहिद हों। तो मजीद इन्हें मुत्तहिद करने के लिए क्या किया जा सकता है? सिविल क़यादत को क्या मजीद इक़दाम करने चाहिए? ये गवर्नमेंट, ये बॉल जो है ना इस गवर्नमेंट के कोर्ट में ही है। जब तक वज़ीर आज़म साहब एक्टिव नहीं होंगे ये एक काम पे नहीं आएंगे, क्योंकि जो क़यादत के दरमियान इख्तलाफात हैं वो पूरी दुनिया जानती है। मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी और उसके बाद इमरान खान, इनका इकट्ठा बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान भी। जब तक आप सब लोग इकट्ठे नहीं बैठेंगे एक अच्छा जेस्चर नहीं जाएगा दुनिया को। वो ये समझेंगे कि अभी तक ये डिवाइडेड है, तो ये जो डिवाइड है ये पाकिस्तान को कमजोर करेगी। तो मेरा ख्याल है कि पेरोल पे मियां नवाज शरीफ को रिहा करने में या आसिफ अली जरदारी साहब को पिलाने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज है। इस वक्त इमरान खान साहब को बड़ा दिल करना चाहिए, बड़ा दिल करके उनको अपने साथ बिठाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान का इशू है, ये रियासत का इशू है, ये किसी हुकूमत का या किसी पार्टी का इशू नहीं है। उनको बिठाएं। इससे आप यकीन कीजिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत अच्छा जैसे जाएगा कि पूरी कौम यूनाइटेड है और सब लोग एक ही मैसेज दे रहे हैं कि हम सब किसी भी मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करने की इजाजत नहीं देंगे। उसके बाद ये केस चलते रहे, उसके बाद लोग सजाएं भुगतते रहे, उसके बाद बेशक जेलों में रहे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को इन सब लीडर्स की जरूरत है। तो आप सबसे पहले बजाय इसके कि आप ये करें कि हम दुनिया को बुलाएंगे, दुनिया के लीडर्स आएंगे पाकिस्तान में, दुनिया के लीडर्स तो बाद में आएंगे, पहले आपके अपने लीडर्स बैठने चाहिए। आपके अपने लीडर्स बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे तो दुनिया के लीडर्स भी आके बैठ जाएंगे, फिर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब आप उतनी यूनाइटेड, खुद आप मुत्तहिद नहीं है, तो फिर दुनिया को कैसे पैगाम जाएगा कि आइए आप भी हमारे साथ बैठिए। तो मेरा ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ को और इन सबको एक्टिव करना जरूरी है, क्योंकि इनके क्लोज रिलेशंस भी हैं, चाइना के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी हैं, यूएई के साथ भी हैं, टर्की के साथ भी है। तो जब ये खुद एक्टिव होंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसी तरह आप मियां शहबाज शरीफ की मदद लें। मियां शहबाज शरीफ ने पिछले 10 साल बहुत काम किया है। आप इनको स्पेशल एनवाय बना के आप भेजें चाइना में, आप इनको टर्की में भेजें, आप इनको इससे बुरी तजवीज
मैं समझता हूं कभी भी नहीं दी गई और न दी जा सकती है। कैसी बातें हो रही हैं, जरा मुझे बात करने का मौका दें इस सवाल जी के जी जवाब। तारिक साहब, मैं आपकी तरफ जावेद चौधरी साहब अपना पॉइंट मुकम्मल यार, कर लें, नहीं, इसका जरूरी है। रिस्पांस मैं आपसे ये लूंगा, लेकिन जावेद चौधरी साहब पहले आप अपना पॉइंट मुकम्मल कर लें, फिर तारिक साहब से जो है वो इसका रिस्पांस लेते हैं। जी, एक यूनाइटेड होना जो है, एक यूनिटी का मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। दूसरा ये है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है उसको एक्टिव करना भी बहुत जरूरी है। अभी तक का हम वहां पे भी कोई खास काम नहीं कर सके। इस वक्त तो हमारे स्पेशल एनवाय जो है पूरी दुनिया में जाने चाहिए थे। वो ये पिक्चर्स, तस्वीरें सब कुछ लेके जाएं। जो जो मुल्क हैं, जहां जहां हमारे एनवायस जा सकते हैं, आप जो एक्टिव किस्म के पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक है, वो सेनेटर्स हैं, वो किसी भी जमात के साथ ताल्लुक रखते हैं, आप उनको एक्टिव करें, उनको भेजें दूसरे मुल्कों में जाके उन गवर्नमेंट्स को वो सिचुएशन बताएं कि असल सिचुएशन है क्या। क्योंकि इससे पहले कि इंडिया जो इंटरनेशनल जो फिनोमेना है वो अपने हाथ में ले ले, हमें करना चाहिए उससे पहले। तीसरी चीज ये ध्यान में रखें कि जंग ना इंडिया अफोर्ड कर सकता है ना पाकिस्तान अफोर्ड करता है। इस वक्त तो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये इसमें कोई हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान के पास उतने हथियार नहीं है जितने इंडिया के पास है। हमारे पास जज्बा है इधर, और जज्बा जो होता है वो हमेशा मेरा ख्याल है आपको फौजी मालूमात मालूम नहीं है आपके पास। ठीक है, अच्छा तारिक साहब, मैं आपकी जानिब भी आता हूं। चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं यहाँ पे एयर कमांडर रिटायर्ड जमाल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर मैं तारिक साहब आपसे पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। ये बताइएगा जमाल साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। ये बताइएगा, चूंकि आप फजाइयों को बहुत अच्छे से और बेहतर से समझते हैं, आज की कामयाबी कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? ये मेरे ख्याल से ये हमें ये बहुत ही खुशी का मौका है कि हमने भारत को बगैर वायलेशन के, बगैर उनके एग्रेशन शो करके उनको मजा सिखा दिया, उनके दोनों जहाज गिरा दिए। जहाँ तक मेरी खबर है कि ये जहाज गिराने में हमारे F-17 ने पार्टिसिपेट किया, F-16 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तीन जहाजों को इंगेज हो। और जिस तरह DG ISPR भी बता रहे थे कि हमारे पास, और मैं भी कह रहा था कि हमारे पास ऐसे हथियार है कि हम अंदर रह के 20-30-40 मील दूर तक उसको दुश्मन के ठिकाने का निशाना बना सकते हैं। और हमने शायद इन ठिकानों का अपने साइड पे दिया भी था, लेकिन अभी उनसे सारों पे निशाना नहीं बनाया। ये बड़ी खुशहाली बात है। और जिस तरह बात हो रही थी कि प्रेशर दुनिया का किस पे आएगा, हमारे पे प्रेशर क्या आएगा? हम तो दिफा कर रहे हैं। जो दिफा कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? आपका दिफा ना करें। अगर इसको टोन डाउन करना है, इसको खत्म करना है कि सारा प्रेशर हिंदुस्तान पे ही आएगा, अगर नहीं आए तो फिर दुनिया तैयार हो जाए जंग के लिए। तो एटॉमिक पावर की दुर्गा ले जाए जो कहीं भी जा सकते। ठीक है, अच्छा, सही। जमाल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तारिक साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि ये मौका ऐसा है जहां पे यकजहती की बात करनी चाहिए, मुत्तहिद होकर बात करनी चाहिए, और ये बात करनी चाहिए कि किस तरह से पूरी कौम को इकट्ठा किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बताइए, आपकी क्या सजेशंस हैं, क्या करना चाहिए? जी, कौम को इत्तेहाद की जरूरत है, मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है। मुजरिमों के इत्तेहाद और उनके ताउन की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं नवाज शरीफ को जेल से निकालकर दुनिया के किसी कैपिटल में भेजा जाए, वो शख्स जो पठानकोट से मोदी को फोन किया करता था उसको भेजा जाए, या उसको हिंदुस्तान भेजा जाए, या उसको किसी और मुल्क में भेजा जाए। और ये जरदारी साहब जो किसी काबिल नहीं है, जिनके नाम पर करप्शन का धब्बा नवाज शरीफ की तरह लगा हुआ है, मुकदमे चल रहे हैं, क्या मुजरिमों और मुलजिमों को मुल्कों की नुमाइंदगी अब दी जा सकती है? मैं तो इस तजवीज की खौफनाकियत और मज़का खेजियत पर हैरान हूं। लेकिन तारिक साहब, जिन दो अशखास की आप बात कर रहे हैं, दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान की पब्लिक की। जी, मैं उसका जवाब देता हूं आपको, मैं उसका जवाब देता हूं। फिर तो दुनिया में हर वो सदर जो जंग की सूरत में, हर वो सदर जिसे जेल में डाला गया हो, सजा दे दी गई हो, जिसको करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका हो, उन सबको रिहा करके सिफारती एजाज और इज्जत के साथ जहाज देकर दुनिया में हर कौम को फिराना चाहिए। बाइज्जत कौमें इस तरह नहीं करती। पूरा मुल्क अफवाज पाकिस्तान के साथ है, इमरान खान की क़यादत में मुज्तमा है,
ये जो बाजारी किस्म के लाहौरी और नवाब शाह के सियासतदान हैं, इन लोगों ने तो मुल्क को लूटा हुआ है। इनकी इमदाद से अच्छा चलें, ठीक है, चलें, सही है, बिल्कुल। इस वक्त जो है वो आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल तारिक साहब, आपका पॉइंट आ गया कि यकीनन इस वक्त जो है वो इक़दाम उठाने की जरूरत है। मंसूर अली खान साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, इस वक्त आज के दिन की बात करते हैं, आज जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत बड़ी है, वो पाकिस्तान के लिए यकीनन सिफारती महाज पे जो है वो अब उसे पोर्ट्रेट करने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्या सजेशंस हो सकती हैं कि इस जो आज इवेंट हुआ है उसको दुनिया के सामने पेश किया जाए, उसको जो है वो दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान किस तरह से जारे मिजाज है और पाकिस्तान किस तरह से अमन पसंद मुल्क है? मंसूरा, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन सकता हूं, आप मुझे सुन सकते हैं? जी 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 मंसूर, क्या कहेंगे, किस तरह से आलमी सतह पे जो है वो अपनी कामयाबी को पोर्ट्रेट किया जा सकता है? मेरा ख्याल में आपने सही कहा, हमारी डिबेट किसी और तरफ चली गई। देखिए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस वक्त सुषमा स्वराज जो कि वजीर खारजा हैं। ठीक है मंसूर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त DGISPR की ब्रीफिंग आपको सुनवाते हैं, इसके बाद दोबारा इसी के ऊपर आते हैं। The state of Pakistan, the government of Pakistan, the armed forces of Pakistan and the people of Pakistan, we have always conveyed a message of peace to India. And the route to peace goes through dialogue. Both countries have the capability and capacity, but war is actually the failure of policy which India needs to understand. Having displayed our capability, will and resolve, we still do not want to escalate. We want to follow a path which leads to peace. The people of both the countries and the region at large, they have a right to live and live in peace. Actually, per se, it is not a retaliation. It is demonstration of our capability, capacity, and will, staying within the domain of responsibility as a state which has the potential. We do not want to escalate the situation. It is up to India now whether they go for the way which we have suggested and which is the requirement of this region, which is peace. Pakistan is not pushing the environment towards war. If that was the case, we could have easily engaged the target on which our Air Force locked first. That would have resulted into human casualties and the collateral damage as well. So having done that, we engaged a nearby open space where there was no human life or no military post, meaning thereby that we deliberately avoided the escalation. So what was it that you hit? It was just a open area where we have recorded, we'll show you. We just wanted to demonstrate that we could have easily taken the target, the original target. What was the original target? Original target was their administrative setup, their military post, but we did not do that. गुफ्तगू आपने सुनी। मंसूर, आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये बताइएगा कि जैसा कि आज DGISPR ने पूरी मीडिया ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि रिटेलिएशन नहीं, सिर्फ नेशनल सेल्फ डिफेंस है, इस पूरी मीडिया ब्रीफिंग को कैसे देखते हैं आप? देखिए मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और हमारे पास ये खबर भी आ रही है कि अब से कुछ देर के बाद वजीर आजम जो है वो भी शायद कौम से खिताब करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में एक सेंसिबल चीज़ है। मिलिट्री एस्पेक्ट की जानिब से एक बयान तो सामने आ चुका है। अब सियासी तौर पर भी, इसकी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वजीर आजम का इस तरह सामने आके कौम से खिताब करना इंपॉर्टेंट बात। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में जहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स की बात है, सुषमा स्वराज इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हैं। वहाँ पे भी इस वक्त चाइना के साथ भी हमें रब्ता करने की जरूरत है, यूनाइटेड नेशंस के साथ और OIC के साथ भी हमें रब्ता करने की जरूरत है, ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को यूज किया जा सके, किसी तरह इस टेंशन को हम खत्म कर सकें। सियासी क़यादत की जहाँ तक बात है, अपोजिशन लीडर के साथ साथ सेनेट के चेयरमैन और स्पीकर के साथ एक मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है हमारी मौजूदा क़यादत को, ताकि पूरी कौम को एक यूनाइटेड फ्रंट का जो है वो सिग्नल जरूर जाना चाहिए। ठीक है, जमाल हुसैन साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि एज अ होल एक जिम्मेदार मीडिया ब्रीफिंग, क्या कहेंगे आज जिस तरह से इन महाजों पे कामयाबी हासिल करने के बाद जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है, कैसे देखते हैं आप उसे? जमाल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जमाल साहब से रब्ता करेंगे। जावेद चौधरी साहब, आप ये बताइएगा कि आप इस पूरी मीडिया ब्रीफिंग को अगर गौर से देखें और इसमें देखा जा सकता है कि हर लफ्ज बड़े तहम्मुल से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अदा किया गया। देखिए
क्योंकि एक आर्मी की तरफ से, फौज की तरफ से एक रिस्पांस है और एक सेंसिबल रिस्पांस है और बहुत ही अच्छा, और उर्दू और इंग्लिश दोनों में ज़ाहिर है लोकल मीडिया की कंजप्शन के लिए भी और इंटरनेशनल मीडिया की कंजप्शन के लिए भी। तो फौज की तरफ से तो बहुत अच्छा मेरा ख्याल है इस वक्त तक सूरत हाल जा रही है। हमने ज़ाहिर है उनके जहाज़ों को हिट भी किया है और उससे पहले जब रात के वक्त उनके जहाज आए थे तो हमने उनको डाइवर्ट भी किया था, उनको भगाया भी था यहाँ से पाकिस्तान से। और आज का दिन और आने वाले दिन भी यकीनन फौज के दिन ही होंगे पाकिस्तान में। लेकिन अगेन वही है कि अगर हम ये जंग जीतना चाहते हैं और बार बार इंडिया के ऊपर बढ़तरी हासिल करना चाहते हैं तो लोकल फ्रंट हमें बंद करने पड़ेंगे सरहद कुछ अरसे के लिए। तो यहाँ पे यूनिटी जब तक नहीं होगी, मैं बार बार यही कहता हूँ कि यूनिटी के बगैर जंगें नहीं लड़ी जा सकती। आपने दुनिया का मुकाबला करना है तो कम से कम अंदर तो यूनिटी पैदा करें। इस वक्त अगर ये सुन्नी शिया में और नून लीग और पीपल्स पार्टी में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और सोसाइटी के अंदर डिवाइड होगी तो कैसे जंग लड़ेंगे? तो अंदर से यूनिटी पैदा करें। यूनिटी आर्जी तौर पे कर लें जी। अगर हमने आर्जी तौर पे स्पेसिस बंद कर दी अपनी, तो आर्जी तौर पे 1 महीने के लिए सारे फ्रंट बंद करने में क्या हर्ज है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, ताकि इत्मीनान से लड़ तो सके। बजाय कि एक लड़ाई अंदर चल रही है, एक लड़ाई बाहर चल रही है, तो इसका तो हमें नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं होगा। और मोदी जो है वो एक कम्प्लीटली पागल आदमी है, वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है अपने अहदाफ हासिल करने के लिए। आपका क्या ख्याल है कि अब वो खामोश बैठ जाएगा? नहीं, वो उसकी तरफ से भी रिएक्शन आएगा और हम जब उसको उसकी तरफ हमारी तरफ से भी रिएक्शन आएगा तो डेफिनेटली ये जो सूरत हाल जंग की तरफ चली जाएगी। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, क्या हम जंग ये पूरा खिता अफोर्ड कर सकता है? उधर से भी बहुत लोग मारे जाएंगे, इधर से भी बहुत लोग मारे जाएंगे। मुकाबला करना बहुत जरूरी है लेकिन जंग करना जरूरी नहीं है। जंगे इस वक्त कोई दुनिया का कोई मुल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकता और हमें नहीं करनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटजी ठीक है, हम ये कहते हैं कि जी रिटेलिएशन होती है, हम उसका जवाब देते हैं। वो रिटेलिएशन बंद कर देंगे, हम जवाब भी नहीं देंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन यूनिटी अगेन यूनिटी बहुत जरूरी है। ये आपका पॉइंट बिल्कुल बड़ा जबरदस्त है एंड आई बाय दिस पॉइंट के यूनिटी जो है वो इस वक्त जरूरी है। इस वक्त आपको ये बताएं कि कुछ ही देर के बाद जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करेंगे। कुछ ही देर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करेंगे। आपको बड़ी और अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म कुछ ही देर के बाद कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करेंगे। कुछ ही देर के बाद ये खिताब नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। आज की डेवलपमेंट यकीनन बड़ी डेवलपमेंट है और उसके बाद आज वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ ही देर के बाद कौम से खिताब भी करेंगे। कौम को एतमाद मिलेंगे, हक़ाइक़ से आगाह करेंगे, आज जो कुछ हुआ उसके बारे में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आगे क्या करना है, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है, पाकिस्तान किस तरह से अब जो है वो इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इन तमाम तर चीज़ों के जवाब आज के खिताब में दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ ही देर के बाद कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कुछ ही देर के बाद कौम से खिताब किया जाएगा। आज भारतीय हथियारों को मार गिराया गया। 2 भारतीय तारे मारे गए, जिनके इनमें से एक का मलबा पाकिस्तान में गिरा, दूसरे का मलबा मकबूजा कश्मीर में गिरा। तो इसके बाद की जो सूरत हाल है उस तमाम तर सूरत हाल पे आज कौम को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करेंगे, इस पूरी सूरत हाल के बारे में भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आगे पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है और पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन से कैसे डील कर रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को क्या अहकाम दिए गए हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो बड़ी कामयाबी हासिल की है उसके बारे में भी कौम को बताया जाएगा। रिजवान गिलज़ई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रिजवान, बताइएगा कब किया जाएगा कौम से खिताब इमरान खान की जानिब से? जी नजम, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में कई अहम फैसले किए गए हैं। जो आज LOC पर जिस तरह से कार्रवाई की है, पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए हैं, उसके बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, और चूंकि ये गुज़श्ता रोज ये इजलास तलब किया गया था और इसमें नेशनल कमांड अथॉरिटी में मुल्क की जो आला अस्करी क़यादत है उसने इमरान खान को ब्रीफ किया है। पाकिस्तान के पास जो जोहरी सलाहियत है और जो इस वक्त जो जंगी जो सूरत हाल में पाकिस्तान की तैयारियां हैं उसके हवाले से डिटेल इमरान खान को ब्रीफ किया गया है। और उसके बाद अब वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया है कि वो कौम से खिताब करेंगे और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और अस्करी क़यादत ने जो फैसले किए हैं उस पर कौम को उससे आगाह करेंगे और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी कौम को एतमाद में लिया जाएगा।
ठीक है, कौम को एतमाद में लिया जाएगा। कुछ देर के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे। रिजवान, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो यकीनन अब जो है वो ये डिसाइड कर लिया गया है कि कुछ ही देर के बाद कौम से खिताब किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सूरत हाल पर जो कौम को एतमाद में लेने के लिए खिताब जो है वो कुछ ही देर के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से किया जाएगा। तारिक पीरज़ादा साहब हमारे साथ ही मौजूद है, तमाम हमारा पैनलिस्ट हैं। तारिक पीरज़ादा साहब, आपसे ही जानना चाहूंगा कि आज का दिन जो है वो मैं आपसे ये चाहता हूं कि यकजहती का मैसेज जाए और आप जिस तरीके से हमारे बाकी पैनलिस्ट भी बात कर रहे हैं कि हम जो है वो एक होने का भी मैसेज दिखाएं। तो अभी कुछ ही देर के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब करने वाले हैं, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। वजीर आजम, हमारे रवायती तौर पर जो वजीर आजम ये जरदारी, ये नवाज शरीफ रहे हैं, ये तो बुज़दिल लोग थे। इन लोगों के दौर में पाकिस्तान पर हमले हुए और उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इन लोगों को नुमाइंदा बनाकर भेजना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, खासतौर पर करप्शन के उन इल्जामात के साथ जिससे ये गुजर रहे हैं। एक बात। दूसरे, वजीर आजम इमरान ने जो वादा किया था कि वो भारत को सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे, उस पर उन्होंने अमल किया है और अपनी सियासी क़यादत की जो इस्तेहकाम है उसको कौम के सामने पेश कर दिया है। अपनी जहानत का और अपनी एतमाद को दुनिया और अवाम के सामने पेश किया है। और मैं समझता हूँ कौम से खिताब करना, अवाम को एतमाद में लेना और उनको अपने साथ रखना एक बड़े कायद की निशानी होती है। और ये इंतहाई अहम फैसला है कि वो इन सुबह के हमलों के बाद और उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से गिराए गए जहाज़ों के वाक़े के बाद और भारतीय पायलटों की गिरफ्तारी के बाद जो जंगी सूरत, जो नीम अस्करी या अस्करी सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें कौम से खिताब करें। 3 बातें होंगी। अफवाज पाकिस्तान को हौसला जाएगा और पाकिस्तान के अवाम को हौसला जाएगा और दुनिया को पैगाम जाएगा कि भारत की बालादस्ती कबूल नहीं हो सकती। मोदी अगर इलेक्शन के लिए ये सारी अस्करी कार्रवाइयां कर रहा है तो उसका इलेक्शन हारना जो है वो यकीनन एक तकदीर का फैसला बन चुका है। और एक बात और भी है यहाँ पर, हमें इस वक्त दोस्तों को आजमाने की भी थोड़ा सा जरूरत है। देखना यह है कि कल से कुछ मुल्कों की तरफ से गैर जानिबदाराना बयानात आ रहे हैं, तो हमें शाह महमूद कुरैशी और उनकी वजारत खारजा की तरफ से कुछ काम चाहिए है कि वो इन दारुल हुकूमतों के साथ वो टेलीफोन पर तो राब्ते में होंगे, लेकिन बड़ी दीगर जाती राब्तों की इस वक्त जरूरत है। OIC से लेकर अंकरा तक, अंकरा से लेकर बीजिंग तक, बीजिंग से मलेशिया और खलीज तक। तो मैं ये समझता हूँ इस मैदान और वाशिंगटन के साथ आप राब्ता रखें। अभी तक ट्रंप ने हमारे खिलाफ कोई मनफी बात नहीं की है। ये जॉन बोल्टन और माइक पॉम्पेओ, ये दोनों जो हैं वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी के नुमाइंदे नहीं है। इस वक्त ट्रंप ही अमेरिका की पॉलिसी का नुमाइंदा है। और आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मीटिंग है वो केमनजुंग से हो रही है, वियतनाम में। तो आपने इन 5-6 दारुल हुकूमतों और रूस को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि रूस इस वक्त दरमियान में है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। तो आपने अपनी सिफारतकारी के जरिए ज्यादा से ज्यादा उनसे अपना ताउन लेना है। और मैं समझता हूँ वजीर आजम को इस सिलसिले में जाती सतह पर भी वजीर खारजा के साथ साथ इन बैनुल अक़वामी राब्तों पर तवज्जो देनी चाहिए और कौम को फिर एक बार ये हल ये है। अब इस वक्त जो है वो तारिक साहब, ये हल ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा राब्ते करें। दुरुस्त कहा आपने। मंसूर, आपसे ये जानना चाहूंगा, वज़ीर आज़म कुछ ही देर के बाद खिताब करने वाले हैं कौम से, कंटेंट्स ऑफ द स्पीच क्या हो सकते हैं? देखिए, मैं जहां तक प्राइम मिनिस्टर की अब तक उनकी जो साइकी को मैं जितना समझ सकता हूँ, मेरे ख्याल में वो आज भी पीस की बात करेंगे, वो आज भी डी एस्केलेट करने की बात करेंगे। आप पिछले 24 घंटे के अंदर देखें कि भारत की जानिब से जो कुछ भी किया गया, उनकी गवर्नमेंट खामोश थी। अभी कुछ देर पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूं। बरका दत्त बड़ी मशहूर एंकर हैं भारत की, उनको ट्वीट करना पड़ गया अपनी भारतीय हुकूमत को कि खुदा के लिए आप लोग जाग जाइए, आप लोग सोए हुए हैं, आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे 2 भारतीय पायलट जो हैं उनकी कस्टडी में है, आप लोग सोए क्यों हैं, आप जागते क्यों नहीं हैं। तो ये कल से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि भारतीय हुकूमत जो है, जो उसकी सरकार है, वो शॉक में जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि हमने इसको रिप्लाई किस तरह करना है। नरेंद्र मोदी की जानिब से किसी किस्म का कोई एड्रेस नहीं किया गया, क्योंकि उनको पता था उनके पास किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्रंट आ रहे हैं, आके पूरी कौम से खिताब कर रहे हैं, हमारे पास विजुअल प्रूफ्स हैं।
हमारे पास 2 पायलट्स हमारे कस्टडी के अंदर हमारे पास मौजूद हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पास ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर, मैं कम से कम जहां तक प्राइम मिनिस्टर को जानता हूं, वो आज भी पीस की बात करेंगे, वो आज भी भारत को यही कहेंगे कि होश का नाखून लें, आप असल रूट कॉज की तरफ जाइए। रूट कॉज जो है वो कश्मीर से शुरू होती है, कश्मीर का मसला हल कीजिए, दोनों मुल्कों का इसी के अंदर फायदा है और साथ साथ पूरे खित्ते के अंदर अमन सिर्फ तभी कायम होगा अगर हम कश्मीर के मसले को हल करेंगे। और अगर हम इसको रूट कॉज को हल नहीं करेंगे, ये मामला डी एस्केलेट होता रहेगा और ये हमारे कंट्रोल में। लेकिन जो मसले की जड़ है वो उसे पकड़ना जरूरी है, उसके ऊपर बात करना जरूरी है। और आज जैसे आपने कहा कि लग यही रहा है कि अमन की बात होगी। जमशेद अयाज साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज यकीनन पाकिस्तान के लिए दिफाई कामयाबी है। आगे जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, मोदी बाज आने वाला नहीं है, तो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स क्या लेनी चाहिए, क्या इकदाम मजीद करने चाहिए पाकिस्तान को? हेलो जी जमशेद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन रहा। जमशेद साहब, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, मुझे ये बताइएगा, आज पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है दिफाई तौर पे, मजीद जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी के लिए, मजीद मजबूती के लिए क्या इकदाम फिलफौर करने की जरूरत है? ये पाकिस्तान जो है पल्ला भारी है और पाकिस्तान जो कर रहा है पता लगता है कि ये जो है बड़े पॉजिटिव है और ये समझते हैं। यकीनन ये बड़ी पॉजिटिव बात है। और आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है वो यकीनन कामयाबी है। जावेद साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, ये बताइएगा कि जैसे मंसूर ये बता रहे थे कि इमरान खान जो हैं वो आज भी पीस की बात करेंगे, आपके ख्याल में क्या बात कर सकते हैं आज कौम से? क्या चूँकि एतमाद में तो लेंगे, आज की कार्रवाई के बारे में बताएंगे, इसके अलावा और क्या बात होगी आज वज़ीर आज़म की इस खिताब में? लाइव हो रहा है। देखिए, जो इमरान खान साहब की तकरीर है उसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो वो पीस की बात करेंगे कि आइए दोबारा डायलॉग करते हैं, बैठे, आपके पास अगर प्रूफ है तो हम उस पर बात कर सकते हैं और इस सारे मसले को हम बैठ के हल कर सकते हैं। दूसरा, वो क्लियरली धमकी भी देंगे इंडिया को सीधी सीधी कि ये जंग है, आपने मुसल्लत की है, हम पीछे नहीं हटेंगे किसी कीमत पे भी, और हमें उसके लिए कोई भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा तो हम करेंगे। तो ये उनकी तकरीर के 2 कंपोनेंट होंगे। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है वो ये है कि इमरान खान साहब की भी एक फितरत है, एक नेचर है उनकी। अगर आप इनके डीएनए का भी टेस्ट करें तो आपको इसमें ये चीज मिलेगी कि वो हर वक्त एक जो अपने कंपोनेंट जो अपोनेंट्स होते हैं उनको हमेशा वो एक झंडी जरूर दिखाते हैं। तो ये वो वक्त है जिसमें अगर वो उनके पास उन्हें झंडी दिखानी भी है तो इसको एक 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर लें तो ज्यादा बेहतर है। आज वो पूरी अपोजिशन को इनवाइट करें, दावत दें कि आए जी हम इकट्ठे बैठते हैं ताकि अंदर यूनिटी हो। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब ये करेंगे तो इनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा होगा, गवर्नमेंट ज्यादा मजबूत होगी, पाकिस्तान भी यूनाइट होगा और अंदर से एक बहुत स्ट्रांग और जबरदस्त किस्म का मैसेज आएगा। लेकिन अगर उन्होंने इसी तरह दोबारा वही केसेस खोल लिए पुराने और ये किया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और ये वो लोग हैं जिनको नहीं छोड़ना, और अच्छा साहब, ये लगता है आज जैसे आज का जो मामला है, मेरे ख्याल से आज तो सिर्फ इसी मौजू पे बात होनी चाहिए। आज पॉलिटिकल, आपको लगता है कोई पॉलिटिकल बात भी करेंगे आज के खिताब में? अगर तो उन्होंने की तो बहुत गलती होगी, फिर बहुत बड़ी गलती होगी। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह उनकी तकरीर तैयार की जा रही है और उसमें बहुत से लोग इस वक्त इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी उस वक्त शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। अगर ये एक उन्होंने तकरीर सिर्फ उस पर कायम रहे और नुक्ते पे कायम रहे तो फिर बड़ी बेहतर होगी। अगर लोकल उन्होंने मामला छेड़ लिया तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वक्त है यूनिटी का। आप फ्रीज कर दें चीजों को, जैसे आपने अपनी एयर स्पेस फ्रीज की है, तो इसी तरह आप लोकल इश्यूज को कुछ अर्से के लिए फ्रेज कर दें। दूसरा, मैं तारिक पीर साहब की बात सुन रहा था, ये बहुत ही अच्छी समय तक बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तारिक पीर साहब को स्पेशल अनवाय बना के इस वक्त इंडिया भेजना चाहिए, या और 2-4 मुल्क जैसे रशिया है वहां पे या चाइना में ये ज्यादा बेहतर तरीके से केस को प्लीड कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। ये बहुत हमें ऐसे तारिक पीर साहब जैसे लोग चाहिए इस वक्त। बल्कि बेहतर तो ये है कि हम किसी जहाज में बिठा के इनको भेज दें तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर जंग लड़ सकते हैं तारिक पीर साहब। ठीक है, चले मैं तारिक साहब वैसे जो साहब ने कहा है कि आपको सिफारतकार एक बार फिर से बना दिया जाए, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, फायदा होगा। मुझे जवाब देने दे रहे हैं 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए जवाब देने दे जरा। जी देखिए, चौधरी साहब बड़े जीरक एंकर हैं और मैं समझता हूं आज के दिन नवाज शरीफ और जरदारी का मसला उठाकर उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है, मैं उस पर तबसरा क्या करूं, वो तबसरे से बेनियाज है।
कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के मफाद को पेश नजर रखते हुए ऐसी मुतनाज़ा शख्सियत का तो आज के दिन में जिक्र भी नहीं होना चाहिए। ये शयातीन है जिनके अच्छा तारिक साहब, मैं देखें बात सुने, हम सियासतदानों के मुतहद होने की बात कर रहे हैं, हमें आपस में भी मुतहद होना चाहिए। आज का दिन जो है ना, कम से कम आज का दिन नहीं, वो यूनिटी शो करने का है। गद्दारी के साथ मुत्तहिद नहीं होना, हमें मुजरिमों के साथ मुत्तहिद नहीं होना। अच्छा चलें इस पे तारिक साहब फिर किसी दिन बात करेंगे। आज की जो कार्रवाई है ना, आज मेरे ख्याल से आज इस पे बात करते हैं। आज तो कौम को ये बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने दिफाई जो है वो कितनी जो है वो कामयाबी हासिल की है। जमाल हुसैन साहब, आप ये बताइएगा, इस वक्त जैसे कि पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कामयाबी तो हासिल की है, लेकिन हमारे पैनलिस्ट अभी भी ये कह रहे हैं कि मोदी बाज नहीं आएगा, तो एयरफोर्स को बिलखसूस किस तरह से एक्टिव रहने की जरूरत है और अमूमी तौर पे पूरी पाकिस्तानी अफवाज को क्या इकदाम इस वक्त मजीद करने चाहिए? जमाल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मंसूर, आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं यही सवाल आपके सामने रखूंगा, आप मुझे जो है वो ये बताइएगा कि इस वक्त क्या इकदाम मजीद करने की जरूरत है, क्योंकि एक कामयाबी तो हमने हासिल कर ली। नहीं, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि हमें अपनी आप को डिफेंसिव पोजीशन के अंदर रखना है, हमें अटैकिंग पोजीशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में हमने कौम को बताना था, हमारी आर्म फोर्सेस ने बताना था, हमारी सियासी क़यादत ने बताना था कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम कल तक मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फौज के ऊपर, पाकिस्तानी सियासी क़यादत के ऊपर प्रेशर था, मीडिया का प्रेशर था, आवाम सवाल कर रहे थे कि ये इनकी जुर्रत किस तरह हुई कि ये पाकिस्तानी हदूद के अंदर दाखिल हो गए और ये इस बात का क्लेम करते हैं कि जनाब हमने किसी मदरसे को निशाना बना लिया। मेरे ख्याल में आज तमाम पाकिस्तानियों को अपनी पाक फौज के ऊपर, पाकिस्तानी सियासी क़यादत के ऊपर एतमाद भी है और फख्र भी है कि जिस किस्म का हमने जवाब दिया। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी अब सिर्फ ये होनी चाहिए कि टेंशन को डी एस्केलेट करना है, इस मामले को खत्म करना है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे सियासी क़यादत की बात हो रही थी, और मैं मजीद ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं पे भी हो, कहीं पे भी, पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो, वो हर जगह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इवन भारत के अंदर भी नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के दरमियान बेशक ताल्लुकात बहुत खराब हो, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन इस वाक़े के बाद भी उनकी जानिब से सपोर्ट किया गया था अपनी मौजूदा हुकूमत को। मैं सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब जो है वो ये कदम बढ़ाएं, लेकिन अपोजिशन पार्टीज की जानिब से खुद ब खुद इमरान खान साहब की क़यादत को सपोर्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल, एंड ऑफ द डे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे वजीर आजम हैं, उनसे इख्तलाफ अपनी जगह से ही, जिस तरह जावेद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को चाहिए इन मामलात को फ्रीज कर दें, अपोजिशन को भी चाहिए कि इन मामलात को फ्रीज कर दें। अगर वो नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होते हैं तो हुकूमती बेंचेस को ताने तशने इस वक्त देने का टाइम नहीं है। फौज को सपोर्ट करने की जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर को भी सपोर्ट करने की जरूरत है, और हमारी पूरी मीडिया को, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, या वो लेकिन सपोर्ट करने की जरूरत है। जो सब आपसे ये जानना चाहूंगा, आज की कार्रवाई के बाद एक चीज तो बड़ी जबरदस्त हुई कि जो पूरी कौम का मोराल है वो बड़ा जबरदस्त बुलंद हो गया है, और कल जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवाल किए जा रहे थे, आज यकीनन इससे इस कार्रवाई के बाद बड़ा जबरदस्त मोराल बुलंद हुआ है जो पूरी कौम का। इस वक्त पाकिस्तानी जो कौम है इसकी नेचर बड़ी दिलचस्प है। ये हमारे, ठीक है चो साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त नाज़रीन को एक अहम खबर से आगाह करें कि मौजूदा हालात में जंग नहीं चाहते। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बयान आया है, भारत मौजूदा हालात में मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता। सुषमा स्वराज ने ये गुफ्तगू की है। भारत पाकिस्तान के साथ मज़ीद तनाव नहीं चाहता है। सुषमा स्वराज, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान के साथ मज़ीद तनाव नहीं चाहता, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की जानिब से यह बयान दिया गया है कि भारत पाकिस्तान के साथ मजीद तनाव नहीं चाहता, मौजूदा हालात में मजीद कशीदगी नहीं चाहते हैं, भारत पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहता है। यह कहना है सुषमा स्वराज का, जो कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं। उनकी जानिब से यह बयान सामने आया है कि भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद ख़राब नहीं करना चाहता, माहौल में मजीद कशीदगी नहीं चाहता, भारत पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहता है। सुषमा स्वराज, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से यह बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान के साथ मज़ीद तनाव नहीं चाहता है, यह कहना है भारतीय वज़ीर ख़ारजा का, जबकि उनका यह भी कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। कशीदा जो है वो माहौल की एक फ़िज़ा है यहाँ पे, और इसी के ऊपर भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अब ये बयान सामने आया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ मज़ीद तनाव नहीं चाहता है।
ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़नी नहीं चाहिए है और भारत मजीद तनाव नहीं चाहता है पाकिस्तान के साथ जंग भारत नहीं चाहता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का ये कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहता है और जो इस टाइम जो हालात हैं उनमें यकीनन एक कशीदगी है, एक माहौल ख़राब हुआ हमें नज़र आता है। तो सुषमा स्वराज की जानिब से ये कहा गया है कि भारत जो है वो इसमें कशीदगी नहीं चाहता है। जावेद चौधरी साहब, हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू इट कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से यह बयान सामने आ गया है कि भारत अब इस मामले में मजीद कशीदगी नहीं चाहता? देखिए, ये बयान है, अभी उसकी देखते हैं प्रैक्टिकली क्या सूरत होती है। अगर शाम तक इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो फिर इसका मतलब ये है कि डायलॉग के दरवाजे खुल गए हैं। अब मेरा ख्याल है हमारे वज़ीर ख़ारजा को भी ये बयान देना चाहिए फौरी तौर पर कि ठीक है, हम भी कशीदगी नहीं चाहते। एक कन्वीजन हम के ऊपर हुई और हमने उसका जवाब दे दिया, बात खत्म। अब अगर आप मेज पर आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम भी मेज पर बैठने के लिए तैयार हैं। और उसके दरमियान अगर हम सालिस बिठा लें, चाइना को बिठा लें, रशिया को बिठा लें या अमेरिका को बिठा लें, किसी को भी 2, 3, 4 मुल्कों को हम सालिस बना लेते हैं दरमियान में, वो बैठ जाएं और बैठ के फैसला कर लें, तो मेरा ख्याल है ये सूरत हाल जो है ये रिवर्स हो सकती है। और लेकिन अगर इसके बावजूद सुषमा स्वराज साहबा के बयान के बावजूद अगर इंडिया की तरफ से कोई इन्विजन होती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो प्ले कर रहे हैं दुनिया के साथ, कुछ बयानात इस तरह दे रहे हैं जो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके, और उसके बाद जो उनके अज़ाइम है उसी के मुताबिक वो उसी डिजाइन के मुताबिक चल रहे हैं। तो फिर इसका मतलब यही होगा कि मुंह में राम राम है और बगल में छुरी है। तो इसका फैसला जो आने वाले चंद घंटे करेंगे, क्योंकि जो मोदी साहब का है वे लाइफ का, वो आप उसको देख लीजिए कि वो मेरा ख्याल है शरारत से बाज नहीं आएंगे। तो हमें तो ज़ाहिर तैयार रहना चाहिए और हम तैयार भी हैं। और ये पाकिस्तानी कौम बड़ी दिलचस्प है, जो आपने पहले सवाल किया था ना, हम हर चीज पे कंप्रोमाइज कर जाते हैं लेकिन हम मुल्क पे कंप्रोमाइज नहीं करते। अगर ये 21 करोड़ लोगों को भी लड़ने का मौका मिला तो ये लोग लड़ेंगे, और ये हमारा डीएनए है कि हम अपने मुल्क के लिए और अपनी वतन के लिए और अपने मजहब के लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। वो इंडिया ज़ाहिर एक डिवाइडेड कंट्री है, उसके अंदर ये चीजें नहीं है। वो सिर्फ अपने इख्तलाफात और तासुबात की बुनियाद पर लड़ते हैं, जबकि हम मुल्क के लिए और ईमान के लिए और मजहब के लिए और अपनी फैमिली के लिए लड़ते हैं। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब भी जंग होगी पाकिस्तान और इंडिया की तो पाकिस्तानी पीछे नहीं हटेंगे, ये कभी पीछे नहीं हटते। और हमारी जो हिस्ट्री है वो है कि हम गिव अप करते ही नहीं है, हम मुसलसल लगे रहते हैं। देखिए, अगर हमने इंडिया से दुश्मनी किया तो 70 साल से हम कर रहे हैं, फिर उस दुश्मनी को हम निभा रहे हैं। और अगर मुल्कों के साथ हमारी दोस्ती है, चाइना के साथ हमारी दोस्ती है तो है, सऊदी अरब के साथ अगर हमारी अकीदत है तो फिर है, टर्की अगर हमारा दोस्त हम समझते हैं तो है, वो अफगानिस्तान का इशू है तो 45 साल से हम उसको निभा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी गिव अप नहीं करते, ये दोस्तियां और दुश्मनियां तब्दील नहीं करते कभी भी। तो ये कभी पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत हाल में। लेकिन ठीक है, बाकी ये कि जंग नहीं चाहते, दुनिया का कोई खिता इसको जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। न्यूक्लियर वेपन्स है और एक न्यूक्लियर वेपन का फटने का मतलब ये है कि उसके बाद पूरी दुनिया तबाह हो जाए। तो हम वो नहीं चाहते। तो मेज के ऊपर बैठना चाहिए, मेज ही अल्टीमेट हल होता है। आप 10 करोड़ लोग मरवाने के बाद भी मेज पर ही बैठेंगे और वहीं पे समझौता करेंगे, वही बात को दुरुस्त करेंगे। तो वाई नॉट, हम स्टार्ट ही वहां से मेज से लेते हैं। आए इंडिया बैठे, हम उनके साथ डायलॉग करते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि उनके अंदर जो टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान से हो रही है, सबूत है, पाकिस्तान उसका जवाब देने के लिए दलाइल देने के लिए तैयार है। और अगर वो सबूत दे देंगे, जिसको कहेंगे पकड़ लेंगे, जिसको कहेंगे बंद कर देंगे। लेकिन अगर वो सबूत नहीं देते, सिर्फ बयान, तो फिर डेफिनेटली फिर हम उसमें कर कुछ नहीं सकते। अगर इसमें यकीनन कदम उन्हें भी बढ़ाना पड़ेगा। तारिक पीरजादा साहब, आप ये बताइएगा कि अभी ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है कि आज ही जो है वो वज़ीर ख़ारजा भारत की जानिब से ये जवाब आया है, ये रिस्पॉन्स आया है कि हम जंग नहीं चाहते हैं। इस पूरी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो भारतीय वजीर खारजा है, इनका माजी खासा मोदी की तरह स्याह है। इन्होंने बार बार झूठ बोला है अपनी पिछले कई साल की वजारत के दौरान। ये इस वक्त एक बैनुल-अक़वामी फोरम पर हैं और अपनी सियासी साख बढ़ाने के लिए कि हम मजलूम हैं, हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम इस एस्केलेशन को नहीं चाहते, जबकि उन्होंने अपनी फौज को
और जैसा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल तकरीर करते हुए कहा था कि आज का दिन तो बड़ा ग्लोरियस दिन है, तो ये अचानक जो तब्दीली है, ये तब्दीली नहीं है, ये दुनिया को धोखा देने का एक बयान है। और उसके लिए हमें करना ये चाहिए कि पहले अपनी अस्करी कार्रवाई का अमल जारी रखें और उसके साथ साथ उन्हें कहें कि आप आए और आकर मुज़ाकरात करें। अस्करी कार्रवाई रोक कर मुज़ाकरात शुरू करना जो है वो उसे क्या कहते हैं, दुश्मन के हाथ में खेलना है। आपने तो अभी जवाब ही नहीं दिया है उन्हें, आपने तो उनके तरफ से इक़्तिदार आला की जो 2 बार खिलाफवर्जी हुई है उसका जवाब दिया है। तो लिहाजा सुषमा स्वराज एक खतरनाक और होशियार वजीर खारजा है और बैन अवी फोरम पर बैठकर वो चीन और दूसरे मुल्कों को ये बयान दे रही हैं कि हम तो अमन चाहते हैं। अमन का अगर कोई सबूत होगा तो वो ये होगा कि आने वाले दिनों में और हफ्तों में वो भारत को कशीदगी नहीं करेगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इस कशीदगी को समझता है। पाकिस्तान ने अपने मशरकी हिस्से के हवाई अड्डे बंद कर दिए हैं, भारत के कई हवाई अड्डे बंद है इस वक्त। तो जो सुषमा स्वराज का बयान है उसको इंतहाई शक की नजर से देखते हुए उस पर गौर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गौर तो इंडिया ने करना है, न कि पाकिस्तान ने। हम तो पहले ये बात कर रहे हैं, सुबह भी कह चुके हैं, जी शाह महमूद कुरैशी सुबह भी ये बात कर चुके हैं, कल भी कर चुके हैं। इमरान की तकरीर के 3 हिस्से जो थे वो अमन के मुतालिक बात करने के थे। उस वक्त तो भारत ने अमन के मुतालिक गौर करना जरूरी नहीं समझा और कहा कि हम ना भूलेंगे और ना मुआफ करेंगे। चुनाचे आपको भी भूलने और मुआफ करने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ अगर मुज़ाकरात का अमल, कहीं से बातचीत का अमल शुरू होता है तो उसमें जाने की बुराई नहीं है, लेकिन अस्करी महाज पर अपनी जो आपके पास एक जबरदस्त पोजीशन है कि हम अपना दिफा कर रहे हैं, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यकीनन अगर वो ये चाहते हैं कि हम बात करें तो हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन इसको देखना होगा। जबकि इस वक्त आपको बताएं कि पाक भारत कशीदगी भारतीय हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा तलब कर लिए गए हैं। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की गई है, तर्जुमान की जानिब से यह कहा गया है। जबकि इस वक्त आपको बताएं कि पाक भारत कशीदगी पर भारतीय हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा तलब कर लिए गए हैं। यकीनन एहतजाज किया जाएगा, एहतजाजी मुरासला भी थमाया जाएगा। LOC पे बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज फायर मुआहदे की ये खिलाफ वर्जी और इसकी मजम्मत की गई है। जबकि भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया है। पाक भारत कशीदगी के बाद अब भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा में तलब कर लिया गया है। LOC पर जो बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती रही भारत की जानिब से, अब जो है ये जवाब उनसे लिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। खालिद महमूद, बताइएगा, एहतजाज भी किया जाएगा और फिर मुरासला भी थमाया जाएगा इनके हाथ में? जी देखिए जी, क्योंकि भारत की जानिब से मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की जा रही है। गुज़श्ता शब भी भारत की जानिब से मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। जो सिविलियन आबादी है कंट्रोल लाइन के ऊपर, LOC के ऊपर, वहां पे बमबारी की गई भारत की जानिब से, जिसमें 4 पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो शहीद हुए थे। इस हवाले से आज दफ्तर खारजा में भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया गया और पाकिस्तान ने इस पर शदीद एहतजाज किया है कि भारत की जानिब से गुज़श्ता 2 रोज से मुसलसल फजाई भी और जमीनी तौर पर भी LOC की खिलाफ वर्जी की जा रही है, वर्किंग बाउंड्री की और इंटरनेशनल बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस पर पाकिस्तान ने आज उनको दफ्तर खारजा तलब किया और पाकिस्तान ने इस पर शदीद एहतजाज किया कि दोनों ममालिक के दरमियान जो 2002 का सीज फायर का माहदा है उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है और भारत की जानिब से जारियत का मुजाहरा किया जा रहा है। और इस मरतबा फिर पाकिस्तान ने एक एहतजाजी मरासला जो है वो भारतीय हाई कमिश्नर के हवाले किया है और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान अपने दिफा में हर सूरत में अपना हक रखता है कि पाकिस्तान अपना दिफा के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करे। इस हवाले से पाकिस्तान ने आज भारत को एक बार फिर एहतजाज किया है कि LOC की खिलाफ वर्जी फौरी तौर पर बंद की जाए, वरना पाकिस्तान जो है वो अपना दिफा का पूरा हक रखता है और जो भी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करेगा उसका मौसर जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान आलमी कवानीन का भी एहतराम करता है और भारत को भी चाहिए कि वो आलमी कवानीन का एहतराम करे और जो भारतीय फौज की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। जी अच्छा खालिद, ये भी बताइएगा कि भारतीय हाई कमिश्नर से चूंकि एहतजाज तो किया ही गया है, आज की जो इश्तियाल अंगेजी के साथ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई भारतीय तैयारों की जानिब से, बिलाखिर उन्हें मार भी किया गया, इसके ऊपर भी बातचीत की गई है? जी देखिए जी, चूंकि गुज़श्ता रोज से पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी की गई,
भारतीय तैयारों की जानिब से, पहले वो बालाकोट तक आए, उस पर भी कल भी पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा में भारतीय डिप्टी हाई कमीशनर को तलब किया था और पाकिस्तान ने इस पर एहतजाज किया था। आज एक बार फिर उनको तलब किया गया और पाकिस्तान ने तमाम जो सूरत हाल है उससे आगाह किया कि गुज़श्ता जो पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की गई, फदाई भी और जमीनी भी, उस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया। और आज फिर सुबह जो भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, LOC भी क्रॉस किया, जहां पे पाकिस्तान के तैयारों ने, पाक फदाइया ने उनको निशाना बनाया। ये भी पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी थी कि भारत की जानिब से जो जंगी तैयारे हैं वो LOC को क्रॉस करते हुए आजाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हुए, जहां पे उनको पाकिस्तान की फोर्सेज की जानिब से निशाना बनाया गया। इस पर भी आज दफ्तर खारजा ने भारतीय हाई कमीशनर को एहतजाज किया है और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि मुसलसल भारतीय फदाइया की जानिब से भी और ग्राउंड फोर्सेज की जानिब से भी LOC की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है, वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो कि आलमी कवानीन के बिल्कुल सरहन ऐन खिलाफ वर्जी है। इस पर पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया है, एहतजाजी मरासला भी भारतीय हाई कमीशनर के हवाले किया है और मतलब भी किया है कि पाकिस्तान अपने दिफा में तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा और अगर ऐसा दोबारा किया गया तो पाकिस्तान कुव्वत के साथ उसका सामना करेगा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने मैसेज दिया है कि भारतीय फौज को ऐसी कार्रवाइयों से बाज रखा जाए और ऐसे ही खिलाफ वर्जियों से, आलमी कवानीन की जो खिलाफ वर्जियां मुसलसल की जा रही हैं उससे बाज